हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन बायो पॉइंट फतेहाबाद। आज भी हम अपना चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इन टुडेज सेगमेंट वी डिस्कस अबाउट एविडेंस ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब तो आप सबको पता है कि डीएनए एंड आरएनए बिहेव एज अ जेनेटिक मटेरियल विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल। लेकिन जब प्रिमिटिव टाइम की बात करें तो उस टाइम पे साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो कौन कौन से ऐसे एविडेंस उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किए जिसके वजह से सब लोगों ने कंक्लूड किया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। जैसे अब आपसे कोई भी पूछ ले कि विच मटेरियल एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल, तो आप डेफिनेटली आंसर देंगे डीएनए एंड आरएनए। लेकिन इन दैट टाइम, उस टाइम पे कोई भी कंक्लूजन नहीं थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे किस चीज़ को प्रूव करने में कि डीएनए एक्ट एज ए हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए act as a genetic material. So in today's segment we discuss about different type of experiment that are performed by different type of eminent scientists जिन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए क्या है बेटा, हेरिडिटी मटेरियल है। तो इस टॉपिक के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर हम 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सेकेंड वन इज एवरी एटॉल एक्सपेरिमेंट जो किसकी कंटिन्यूएशन थी, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने प्रूव किया था फाइनली। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो नाउ फर्स्ट कम ओवर द टॉपिक इंट्रोडक्शन। एविडेंस ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, कि जो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, एविडेंस ऐसे क्या सबूत मिले, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जिसके बेस पे हमने फाइनली कंक्लूड कर दिया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। या सिंपली हम कहें कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कवरीज और एक्सपेरिमेंट ऑपरेटेड टू फाइनली कंक्लूड डीएनए बिहेव एज ए हेरिडिटी मटेरियल। तो नाउ कम ओवर द एक्सपेरिमेंट जो हम इस टॉपिक में एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे बेटा इसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जिन्होंने एक्सप्लेन किया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम बेटा एवरी एटॉल एक्सपेरिमेंट ऑफ एंजाइमेटिक बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पढ़ेंगे हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस एक्सपेरिमेंट और दिस टॉपिक और दिस सेगमेंट, मैं आपको बता दूं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी इनकी वेटेज है। तो आपके पेपर में बेटा यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो 5 मार्क में ये टोटली मिक्स करके क्वेश्चन आता है। 3 मार्क में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसी का सेकेंड पार्ट एवरी एटॉल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसी की जो कंक्लूजन थी, उन्होंने फाइनली कंक्लूड नहीं किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आफ्टर 16 ईयर्स एवरी एटॉल क्यों लिखते हैं हम, जब बहुत सारे साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो एवरी एटॉल कर देते हैं। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट ने आफ्टर 16 ईयर्स किसकी कंक्लूजन को ही प्रूव किया था, ग्रिफिथ का। एंड दैट इन 1944 जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट विच इज़ अ पाथ एंडिंग डिस्कवरी, जिन्होंने फाइनली ये कंक्लूड कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और उसके फर्दर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुए, सब साइंटिस्ट ने ऐसा मान लिया। तो इन टुडेज सेगमेंट वी डिस्कस अबाउट ग्रिफिथ एंड एवरी एटॉल एक्सपेरिमेंट जो आपका 5 मार्क में आता है, 3 और 2 करके। एंड दिस एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली कवर 5 मार्क। तो किस तरह के एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाए थे तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने सेटअप लगाए थे। Now come over the first experiment, Griffith transforming principle. Before explaining this principle, थोड़ा सा मैं आपको मीनिंग बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन का। What do you mean by transformation? चेंज होना, जहाँ पे कोई फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉलो हुए होंगे, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रही होंगी। तो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ये इन्होंने किसके ऊपर किया था बेटा, तो इट इज़ डन ओवर माइस। तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या चूज किया था इन्होंने, तो फर्स्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो इट इज बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपसे पूछा जाए द प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज्ड, जैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म पी था, उसी तरह से जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था वो था माइस, चूहे थे। क्लियर। और इसी को इन्फेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया, निमोनियाई बैक्टीरिया साइंटिफिक नेम है, सो सेपरेटली अंडरलाइन। ये बैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं बेटा, दिस बैक्टीरिया कॉज निमोनिया इन माइस। क्लियर। ये क्या लिया था उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म माइस, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा लिया था उन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो माइस के अंदर क्या कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है। बट बिफोर गोइंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ग्रिफिथ, मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं हैविंग टू टाइप, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, स्मूथ कॉलोनीज एंड रफ कॉलोनी। आप लोगों ने ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया भी पढ़ा है कि जिन बैक्टीरिया के अराउंड कैप्सूल म्यूसिलेजिनस लेयर होती है म्यूकोपॉलीसेक्राइड की, वो किस स्ट्रेन से बिलोंग करते हैं, एस स्ट्रेन से, और जिनके चारों तरफ कोई कैप्सूल नहीं होती दे बिलोंग टू आर टाइप, दैट इज रफ स्ट्रेन। तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कितने स्ट्रेन लिए थे, 2, एस टाइप और आर टाइप। एस स्टैंड फॉर स्मूथ एंड आर स्टैंड फॉर रफ। तो जिन बैक्टीरिया के चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट थी दे बिलोंग टू एस टाइप एंड द बैक्टीरिया लैकिंग कैप्सूल बिलोंग टू आर टाइप। तो नाउ फर्स्ट राइट डाउन एस टाइप क्या होते हैं, बैक्टीरिया bear capsule which is made up of mucopolysaccharide around their cell wall. सेल वॉल के अराउंड क्या प्रेजेंट थी बेटा, कैप्सूल, हैंस दे बिलोंग टू एस टाइप. whereas these bacteria lack capsule, hence their surface is rough, so belong to R type. Clear? S type बहुत ही स्लाइमी, स्लिपरी और शाइनी कॉलोनीज थी. ये कैसी कॉलोनीज बनाती थी? दे फॉर्म शाइनी कॉलोनीज, शाइनी कॉलोनी, whereas R type form dull colony. नेक्स्ट जो एस टाइप था बेटा, कैप्सूल है, तो इवन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक दिस बैक्टीरिया नॉट किल एंड दे बिलोंग टू वायरुलेंट कैटेगरी, डिजीज कॉजिंग टेंडेंसी थी इसमें. तो एस टाइप आर वायरुलेंट इन नेचर, ये आपको याद रखना है मेनली, वायरुलेंट और पैथोजेनिक इन नेचर, वायरुलेंट और पैथोजेनिक इन नेचर. Whereas this R type, due to absence of capsule around their cell wall, these belong to non-virulent or non-pathogenic in nature, non-pathogenic nature. क्लियर? तो आपको मेनली क्या याद रखना है बेटा, इसमें आपको याद रखना है कि जो एस टाइप बैक्टीरिया थे दे बिलोंग टू वायरुलेंट कैटेगरी. मतलब यदि हम ये माइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो माइस में क्या कॉज करेंगे, डिजीज, और यदि हम आर टाइप इंट्रोड्यूस करें तो उनके अंदर डिजीज कॉजिंग टेंडेंसी नहीं है, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन वायरुलेंस और नॉन पैथोजेनिक नेचर. अब बात आती है जो एस टाइप है बैक्टीरियाज के, आपने बहुत सारे स्ट्रेन सुने होंगे, नंबर ऑफ टाइप्स, जैसे डेंगू वायरस के आपने स्ट्रेन
सुने हैं, DH1, DH2, DH3, DH4 सो ऑन। हेपेटाइटिस वायरस के आपने स्ट्रेन सुने हैं, हेपेटाइटिस A, B, C इस तरह के। तो सेम थिंग जो S टाइप है इसके भी बहुत सारे स्ट्रेन हैं, लाइक S1, S2 एंड S3। ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है बेटा, लेकिन एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि ग्रिफिथ ने इन तीनों स्ट्रेन में से किसको सेलेक्ट किया था। अगेन R टाइप रफ स्ट्रेन R1, R2 एंड R3। मैं यहाँ इसीलिए लिखवा रही हूँ कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस S टाइप को सेलेक्ट किया था बेटा, S3 को, और रफ टाइप में उसने किसको सेलेक्ट किया था, R2 को। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है इट इज़ बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म उन्होंने क्या लिया था, माइस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से लिए थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, नेम से ही क्लियर हो रहा होगा निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, एंड दे आर ऑफ टू टाइप। यदि कैप्सूल प्रेजेंट है सेल वॉल के राउंड तो दे हैविंग शाइनी अपीयरेंस और वायरुलेंस नेचर शो कर रहे हैं, डिजीज कॉजिंग टेंडेंसी है इनमें। लेकिन जो R टाइप है वो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंस है। तो आउट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ग्रिफिथ ने कौन सा स्ट्रेन यूज किया अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, S3 एंड R2। नाउ कम ओवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंटल क्या कंक्लूड किया था ग्रिफिथ ने। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होप सो। तो नाउ कम ओवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया था। तो नाउ कम ओवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने लिया बेटा, क्या लिया उन्होंने, S या तो सिंपल S टाइप लिख दें आप, लेकिन मैंने यहाँ आपको बता दिया। तो S3 इंट्रोड्यूस किया किसके अंदर, माइस के अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस। सिंपली प्लस लिख देती हूँ मैं, इंजेक्टेड इनटू माइस या सिंपली इंजेक्टेड इनटू माइस। इंजेक्शन में भर लिया और किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, माइस। अब आपको पता ही है S3 कैसा नेचर है, वायरुलेंस, तो डेफिनेटली माइस के अंदर क्या कॉज करेगा, निमोनिया, एंड अल्टीमेट माइस गेट डाइड। माइस डाइड। सेकेंड सेटअप में उन्होंने लिया बेटा एक्सपेरिमेंट में, सिंपली सी से लिखती हूं मैं, R2 इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माइस के अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस। R कैसा नेचर है बेटा, नॉन वायरुलेंस, तो डेफिनेटली माइस क्या करेगा, सर्वाइव। सर्वाइव। थर्ड केस में उन्होंने क्या डाला बेटा, ध्यान से देखें, यहाँ पे S3 लाइव कंडीशन में है, अगेन यहाँ पे ये भी लाइव कंडीशन में है। थर्ड केस में उन्होंने S3 को हीट किल्ड कर दिया, हीटिंग दे दी पहले टेस्ट ट्यूब में, इंजेक्शन में सिरिंज में भर लिया और किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, माइस में। तो थर्ड हीट किल्ड as third type injected into mice। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि हीट किलिंग कर दी गई है, तो कायदे से उन्होंने क्या सोचा और उनको रिजल्ट भी मिला कि माइस क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, सर्वाइव्ड। नाउ इन फोर्थ केस, ये बहुत ही क्रिटिकल केस था जिसके बेस्ड पे उनका ऑब्जर्वेशन बेस्ड था या कंक्लूजन बेस्ड था। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखी, फर्स्ट में देखा जैसे ही S3 लाइव डाल रहे हैं माइस की डेथ हो रही है। R2 लाइव स्ट्रेन डाल रहे हैं तो R2 कैसा था बेटा, नॉन वायरुलेंट था, तो माइस सर्वाइव कर रहा है। हीट किल्ड S3 डाल रहे हैं तो माइस क्या कर रहा है, सर्वाइव हो रहा है, जिंदा रह रहा है। तो नाउ फोर्थ केस, इन दोनों को मिक्स कर दिया, R2 नॉन वायरुलेंट फॉर्म प्लस हीट किल्ड S3, और इन दोनों को मिला के इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माइस के अंदर।
तो कायदे से ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए थी, आप ध्यान से देखें। R2 में भी माइस की सर्वाइवल थी, हीट किल्ड S3 इंट्रोड्यूस हो रहा तो भी माइस सर्वाइव कर रहा था, तो ऑब्वियस है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, माइस सर्वाइव, लेकिन माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। बट इन दिस केस माइस गेट डाइड। तो क्यों डाइड हुई, क्यों मर गया ये चूहा, माइस की डेथ क्यों हुई, तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे इसकी फाइनल कंक्लूजन थी। इसका मतलब या तो हीट किल्ड है, इसके अंदर किलिंग टेंडेंसी है, और इसके अंदर कोई डिजीज कॉजिंग टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब या तो R2 ने इसको चेंज किया होगा, लेकिन आप ध्यान से सुने, R2 के अंदर तो पैथोजेनिक नेचर ही नहीं है। इसका मतलब हीट किल्ड S3 से कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस कहाँ मूव कर गया, R2 में, और माइस की क्या हो गई, डेथ। ऐसा किन्होंने बताया था, ग्रिफिथ ने। अगेन आई रिकैप हियर कि सम सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल मूव फ्रॉम हीट किल्ड S3 टू R2 and R2 gain virulent tendency and responsible for the death of the mice। ऐसा किन्होंने कहा था, ग्रिफिथ ने। लेकिन ग्रिफिथ नॉट एबल टू एक्सप्लेन विच केमिकल मूव फ्रॉम हीट किल्ड S3 टू R2। तो इसी एक्सपेरिमेंट को फाइनली किन्होंने प्रूव किया, एवरी एट ऑल ने। तो नाउ कम ओवर द कंक्लूजन, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ऑब्जर्वेशन। ये उनकी ऑब्जर्वेशन भी थी कि किस केस में डेथ हो रही है, और कौन सी क्रिटिकल स्टेप थी उनकी, ये वाली, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे माइस की सर्वाइवल होनी चाहिए थी, लेकिन डेथ हो गई। तो नाउ कम ओवर द कंक्लूजन प्रपोज्ड बाय ग्रिफिथ ओवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने कि सम केमिकल या सम ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल, और ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल के लिए उन्होंने टर्म यूज किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से एक्स, नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि वो एक्स क्या है, मूव फ्रॉम हीट किल्ड S3 to R2 and lead to transformation of rough strain into virulent form, which is responsible for the death of the mice. But he failed to explain which chemical is responsible for transformation of R2। यहाँ पे बस उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि कोई ना कोई सब्सटेंस हीट किल्ड S3 से कहाँ मूव कर गया बेटा, R2 में, और R2 को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट ग्रिफिथ वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन विच केमिकल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपसे यदि 1 मार्क में पूछा जाए कि नेम द केमिकल विच मूव फ्रॉम हीट किल्ड S2 R2 जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो उन्होंने सिंपली क्या यूज़ किया था उसके लिए टर्म ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एनी एक्स, इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी RNA, इट मे बी DNA और कार्बोहाइड्रेट, कोई भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है। ग्रिफिथ फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट केमिकल। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि यहाँ से कोई ना कोई सब्सटेंस मूव कर दिया। अब 1928 में ग्रिफिथ ने ये तो कंक्लूड कर दिया कि सब्सटेंस मूव कर रहे एक दूसरे से इधर से उधर। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं। तो +1 में आपने बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, 3 मोड पढ़े थे हमने, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब क्या डिफरेंस है इन तीनों में, उस तीनों को क्लियर कर दूं मैं। दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, येट देर इज नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बिकॉज देर इज नो गैमेटोजेनेसिस, बट देर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। तो हमने 3 मोड पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। These are the mode of sexual reproduction in bacteria. These are the mode of sexual reproduction in bacteria.
व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टर्म्स, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगी। कॉन्जुगेशन, जहाँ पे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई और कॉन्जुगेशन पिलाई, जहाँ पे एफ प्लाज्मिड का रोल हमने पढ़ा था। सेकेंड, ट्रांसडक्शन, मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर वाया ए वेक्टर, जहाँ पे कोई वायरस, बैक्टीरियोफाज वायरस जो या कोई भी वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है। उस फिनोमिना के लिए क्या टर्म यूज किया आपने, ट्रांसडक्शन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन any substance move from one bacteria to another, especially here genetic material, that genetic material move from one bacteria to another without any vector, सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल डिफ्यूज कर रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, एंड वी यूज टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। तो दीज आर डिफरेंट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो अपना ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, इट इज बेस्ड ओवर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ट्रांसडक्शन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हीट किल्ड S3 से कोई सब्सटेंस गया R2 में, बट ग्रिफिथ वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट केमिकल एंड ही यूज्ड टर्म ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नाउ आफ्टर 16 ईयर्स, इसी को 3 एमिनेंट साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, 1944, एग्जैक्ट 16 ईयर्स के बाद आए और उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, डीएनए था। तो कैसे प्रूव किया, तो नाउ कम ओवर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। नाउ कम ओवर द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो एक्स केमिकल क्या था जिसने R2 दैट इज रफ स्ट्रेन को जिसने चेंज कर दिया था। तो नाउ कम ओवर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। आफ्टर 16 ईयर्स, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के 16 ईयर्स बाद बैक, आफ्टर 16 ईयर्स, दैट इज इन 1944, इन 1944 ईयर इंपॉर्टेंट है बेटा, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी explained the nature of transforming principle। इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही कंटिन्यू किया बेटा। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में 4 आपने ऑब्जर्वेशन देखी, और कौन सा क्रिटिकल स्टेप था, अगेन आई रिकैप हियर। तो इन्होंने कंट्रोल लिया R2 स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड S3 वायरुलेंट फॉर्म इंजेक्टेड इनटू माइस, और माइस की क्या हो गई थी, डेथ, माइस गेट डाइड। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये किसने परफॉर्म किया था, ग्रिफिथ ने। लेकिन आफ्टर 16 ईयर्स ये 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया कि जो हीट किल्ड S3 में से कोई सब्सटेंस मूव कर रहा था X, वो क्या था, वो किन्होंने प्रूव किया, इन 3 साइंटिस्ट ने। किस ईयर में, 1944 में। तो क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाया होगा, तो इट इज़ बेस्ड ओवर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। किसके ऊपर बेस्ड था बेटा, ये एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। तो देयर एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, 3 मार्क का ग्रिफिथ और 2 मार्क का ये कंबाइंड क्वेश्चन आता है। तो नाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ओवर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। तो इन्होंने 3 तरह के एंजाइम लिए, ध्यान से देखें आप। टेस्ट ट्यूब ले लिया बेटा, टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, R2 प्लस हीट किल्ड S3। अगेन तीनों टेस्ट ट्यूब में सेम सब्सटेंस ले लिया, R2 प्लस हीट किल्ड S-strain। Again R2 rough strain plus that is non-virulent form and heat killed
थर्ड। क्लियर? जो वायरुलेंट फॉर्म था, लेकिन कैसा फॉर्म है यहाँ पे? हीट किल्ड है, जिसकी वायरुलेंसी लॉस्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी जब हम इंजेक्ट करें तो माइस की क्या हो रही है? डेथ। तो इन तीनों टेस्ट ट्यूब में उन्होंने रिस्पेक्टिवली अलग अलग एंजाइम डाल के लिए छोड़ दिए। इसमें लिया बेटा प्रोटीएज, इसमें डाला एंजाइम आरएनएज, इसमें एंजाइम डाला डीएनएज। ध्यान से देखें आप, 3 टेस्ट ट्यूब लिए, तीनों के अंदर सेम मटेरियल लिया। जो किसने लिया था? ग्रिफिथ ने, जो इंजेक्ट करने पे माइस की क्या हो रही थी? डेथ। ये तो थी फाइनल क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रिफिथ, और इसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। इसी सब्सटेंस को उन्होंने किस में ले लिया बेटा? सेपरेट टेस्ट ट्यूब, एंड फर्दर इंक्यूबेटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ही इंक्यूबेट विद प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। सेकेंड टेस्ट ट्यूब इंक्यूबेटेड विद आरएनएज एंजाइम। एज लगाते ही एंजाइम हो जाता है, आपको पता होगा, डीएनए प्लस एज डीएनएज, आरएनए प्लस एज आरएनएज, प्रोटीन प्लस एज प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग। तो इसमें डीएनए डाला तो डीएनएज। आफ्टर सम टाइम जब इंक्यूबेशन हो गई, सपोज ये केमिकल प्रोटीन होता तो प्रोटीएज उसको क्या कर देता? हाइड्रोलाइज कर देता। सपोज ये केमिकल आरएनए होता तो उसकी हाइड्रोलिसिस कौन कर देता? आरएनएज। और सपोज ये केमिकल डीएनए होता तो उसकी हाइड्रोलिसिस कौन कर देता? डीएनएज। अब क्या ऑब्जर्वेशन थी? नाउ दीज टेस्ट ट्यूब फर्दर फिल्ड इनटू सिरिंजेस एंड इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस। इंजेक्टेड इनटू माइस। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इंजेक्टेड इनटू माइस। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या देखा कि माइस की डेथ हो रही है, माइस गेट डाइड। दैट मीन्स वो केमिकल प्रोटीन तो नहीं हो सकता। यदि प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस हो जाती, सपोज यदि वो केमिकल प्रोटीन होता और प्रोटीएज के साथ इंक्यूबेट करते, और यदि प्रोटीएज उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता, टूट जाता, तो हीट किल्ड से R2 में कुछ भी नहीं जाता, तो R2 की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो इन दैट केस माइस डाइड। दैट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल था इट इज नॉट प्रोटीन। नाउ इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन अगेन माइस डाइड। दैट मीन्स दैट केमिकल इज ऑल्सो नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ आरएनए। बट इन थर्ड ऑब्जर्वेशन वो सरप्राइज हुए और माइस की क्या हो रही थी? सर्वाइवल। माइस सर्वाइव। ध्यान से देखें, इसका मतलब वो केमिकल क्या था बेटा? डीएनए था विच मूव फ्रॉम हीट किल्ड S3 टू R2, और जिसने R2 के नेचर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। क्लियर? इसका मतलब हीट किल्ड S3 से भले ही एस स्ट्रेन की वायरुलेंट फॉर्म की किलिंग हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं विच आर थर्मोस्टेबल इन नेचर, मीन्स एट हाई टेम्परेचर जो इनकी एक्टिविटी लॉस नहीं हुई, और वो केमिकल क्या था बेटा? डीएनए। एंड दैट डीएनए मूव फ्रॉम हीट किल्ड S3 टू R2 एंड कॉज देयर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करता है बेटा ये कि जब माइस सरवाइव कर रहा था और इस केस में माइस की डेथ हुई थी, तो उन्होंने जब इसके टिश्यू को बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेट किया तो जिन माइस की डेथ हुई थी उनकी टिश्यू में, जिन माइस की डेथ हुई थी, थोड़ा सा वैसे आपके नीचे बता दूं कि जब इन डेथ जो डाइड माइस थे उनके टिश्यू को निकाला गया और उनके टिश्यू में उनको क्या मिले थे? लाइव एस टाइप। लाइव एस टाइप। ध्यान से देखें, अब आप खुद ही कहेंगे कि मैडम यहाँ पे तो हीट किल्ड, हमने हीट किल्ड लिया है तो सरवाइव कैसे कर गए? तो एक्चुअल में जो किल्ड हो चुके हैं, जो डाइड हैं बैक्टीरिया, वो लाइव तो हो नहीं सकते। फिर डेथ माइस जो डाइड हो चुका है माइस, उसके टिश्यू में ये लाइव एस टाइप कहाँ से मिले होंगे? तो ये क्या थे एक्चुअल में बेटा कि हीट किल्ड S3 में से डीएनए कहाँ गए? R2 में। यही डीएनए इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं किस चीज की बेटा? कैप्सूल। एंड आर टाइप बैक्टीरिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कैप्सूल अराउंड देयर बॉडी। और ऐसा सोचा उन्होंने कि ये लाइव एस टाइप होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या थे? एक्चुअल में दीज बैक्टीरिया बिलोंग टू R2 टाइप एंड कैप्सूल फॉर्म्ड अराउंड इट ड्यू टू देयर ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली
these are R2 type transform R2 type which are able to produce capsule around their cell wall and gain virulency और पैथोजेनिक टेंडेंसी उन्होंने क्या कर ली थी बेटा, गेन कर ली थी। तो ये था प्रिंसिपल। अगेन आई रिकैप हियर, इन्होंने किसके एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को। कितने ईयर के बाद, 16 ईयर के बाद इन 1944। एंड व्हाट इज सेड टू बी एवरी एट ऑल एक्सपेरिमेंट, 3 साइंटिस्ट ने किया, इसीलिए हमने एवरी एट ऑल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। किस चीज को एक्सप्लेन किया था बेटा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने क्या कहा, हीट किल S3 से कोई सब्सटेंस मूव कर गया R2 में और R2 की क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। किसके ऊपर बेस था बेटा, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट पे। तो इन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि डीएनएज ही वो एंजाइम है जो ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कर रहा है। और डीएनएज एंजाइम क्या होते हैं बेटा, स्पेसिफिक होते हैं। दैट मीन्स डीएनएज हाइड्रोलाइज द डीएनए एंड चेक स्टॉप द ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, डीएनए। तो नाउ कम ओवर द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन थी इनकी। तो नाउ क्योंकि हमको मेन कंक्लूजन लिखना है, तो आफ्टर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट Avery et al. Concluded that DNA's enzyme check the transformation क्योंकि ना तो वो टेंडेंसी RNAs के पास है ना प्रोटीज, और एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। एज यू नो, एंजाइम्स आर substrate specific, hence DNAs hydrolyze the transforming chemical or principle which move from heat killed S3 strain to live R2 and cause their transformation. And this transformation make R strain virulent, hence DNA is the transforming principle proved by एवरी एट ऑल एक्सपेरिमेंट। क्लियर। तो ये थी इसकी फाइनल कंक्लूजन। लेकिन इन्होंने भी क्या कहा, डीएनए एक्ट एज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। हालांकि दिस एक्सपेरिमेंट इज फाइनली कंक्लूडेड कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा मान रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे यही केमिकल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करे। तो फाइनली साइंटिस्ट आए, हर्शे एंड चेज, जिन्होंने फाइनली कंक्लूड कर दिया कि डीएनए एक्ट एज ए हेरिडिटी मटेरियल, जिसके फर्दर कोई डिस्कवरी नहीं हुई। तो आज का जो हमारा सेगमेंट था ये यहीं तक था बेटा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विच इज बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सेकेंड हमारा था एवरी एट ऑल एक्सपेरिमेंट। आपके बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3+2 मार्किंग के अकॉर्डिंग आते हैं, बिकॉज बोथ एक्सपेरिमेंट आर इंटर रिलेटेड। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।